स्वागत है बच्चों क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर तीसरा परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चलिए इसके पाठ के अंदर वाले जितने भी सवाल हैं उसको हल करते हैं इस वीडियो के अंदर। पहला सवाल है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6 ग्राम एथेनॉइक अम्ल अभिकृत है। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम सोडियम एथेनाइट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाए गए यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। ठीक, तो हमें क्या करना है, देखिए ये हमें बताना है कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है कि नहीं। चलिए देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो सृजन होता है न ही विनाश होता है, यानी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले कुल द्रव्यमान है किसी तत्व का अभिक्रिया के पहले और बाद में वो बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसको कहा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये अभिकारक है सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनॉइक अम्ल, ये LHS है, अभिकारक है। अभिक्रिया के पहले ये अभिक्रिया होती है तो प्रोडक्ट बनता है सोडियम एथेनॉइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब इनका देखिए द्रव्यमान और इनका द्रव्यमान दोनों बराबर आना चाहिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे हल करना है, दी गई अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनॉइक अम्ल, ठीक, और ये तीर का निशान एरो सोडियम एथेनॉइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस का जल, ये RHS हो गया जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और सबके मान भी दिए गए हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट का कितना मान है, यहाँ पे इसका भार है 5.3 ग्राम, ठीक, ये द्रव्यमान है। और इसी तरीके से देखिए अभिकारक में ये भार हो गया, ये पूरा हो गया अभिकारक और ये हो गया प्रतिफल, इसका भार इतना है। और एथेनॉइक, अब इसके बाद सोडियम एथेनॉइड कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनका भार है। तो जोड़ने पर कितना आया, 11.3 ग्राम आया LHS में, और RHS में भी 11.3 ग्राम आया। ये दोनों बराबर हो गए। अतः यहाँ दी गई परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे आपको दिखाना है। सेकंड पार्ट इसका देखिए, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सरल है, इसको हम ऐसे हल करेंगे। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 1:8, अर्थात 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अतः 3 ग्राम हमें यहाँ पे हाइड्रोजन दी गई है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी 3 × 8 यानी 24 ग्राम। ठीक है, तो अतः 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। सॉल्व कर लेना है। अगला सवाल है तीसरा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। यानी किसी अभिक्रिया में जो तत्व है उनके द्रव्यमान बराबर होते हैं, ना उनका विनाश होता है ना उत्पत्ति होता है। तो कौन सा अभिगृहित बताता है, बस हमें वही बता देना है। तो ये बताता है दूसरा। देखिए परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं यानी न बनते हैं और ना ही इनका विनाश होता है। तो हम लिखेंगे द्वितीय अभिगृहित, ये बताता है। आंसर लिखना है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का दूसरा अभिगृहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बताता है। अगला सवाल है चौथा इसका देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित निश्चित अनुपात के नियम को व्याख्या करता है। देखिए ये जो निश्चित अनुपात का नियम होता है ये बताता है किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में उसके अवयव हमेशा जो द्रव्यमान है एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। चाहे ये यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो वो निश्चित अनुपात में ही मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जल ले लीजिए, H2O, चाहे पानी दुनिया के किसी भी कोने से लाया जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही होगा। ठीक है, यानी 9 ग्राम। तो इसको बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। तो कौन सा बताता है, तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का ये छठवां अभिगृहित ये बताता है। तो हमें बस तो यही बताना है कौन सा बताता है। तो लिखेंगे इसका उत्तर, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का छठवां अभिगृहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। अगले पृष्ठ का जो प्रश्न पहला है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, किसको कहते हैं। उत्तर हम यहाँ से करेंगे। देखिए परमाणु, यहाँ से
परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कार्बन C12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार किया गया है। C12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान 1/12 है, ठीक है, यानी 12वें भाग को मानक परमाणु इकाई के रूप में लेते हैं। दूसरा सवाल है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता? उत्तर हम करेंगे, परमाणु का आकार इतना छोटा होता है कि हम इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी नैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, बस हो गया, आकार काफ़ी छोटा होता है। इसके बाद देखिए अगले पृष्ठ का जो प्रश्न पहला है, निम्न के सूत्र लिखिए। पहला है सोडियम ऑक्साइड एल्युमिनियम क्लोराइड। चलिए इसके हम सूत्र लिखते हैं। देखिए पहला है सोडियम ऑक्साइड Na2O, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOS। बस हो गया इसका। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम हमें लिखना है। पहला है Al2SO4, इसका है एल्युमिनियम सल्फेट। दूसरा है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तीसरा है यहाँ पे K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट। चौथा हो गया यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। इसके बाद देखिए इसका तीसरा सवाल, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? किसको बोलते हैं रासायनिक सूत्र? आंसर करेंगे, रासायनिक सूत्र रासायनिक यौगिक या अणुओं का प्रतीकात्मक रूप उसको बोलते हैं, सिंबॉलिक। यह बताता है कि उस यौगिक में कौन कौन से तत्व एलिमेंट्स मौजूद हैं और प्रत्येक तत्व के कितने परमाणु एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए H2O दर्शाता है कि इसके एक अणु में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होता है। चौथा सवाल, निम्न के कितने परमाणु विद्यमान हैं? देखिए यहाँ पे H2S के अणु, तो यहाँ पे हम स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं, यहाँ पे H2 हाइड्रोजन के 2 हो गए, ठीक है, और सल्फ़र के 1 हो गए, टोटल हो गए 3। यहाँ पे P का मतलब होता है फास्फोरस, इसका है 1, ऑक्सीजन का 4, ठीक है, ये आयन है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? कुल मिलाकर हो गए 5, 4 और 1 5। तो ऐसे आपको कर लेना है। इसके बाद अगले पृष्ठ का जो प्रश्न है पहला, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यहाँ पे गौर कीजिए, H2O Cl2 CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका हमें क्या बताना है? आणविक द्रव्यमान हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले है यहाँ पे हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2 परमाणु हैं, तो 2 को पहले हम लिखेंगे, ठीक है, जितने परमाणु होंगे उसको आगे लिखेंगे। यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान कितना होता है? 1 ही होता है, 2 × 1 यानी 2U। देखिए U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, यानी, ठीक है, आप इसको AMU के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन पुराना है और नया तकनीक हो गया यूनिफाइड मास, AMU भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु 2 और इसका होता है द्रव्यमान 16, 16 दूनी 32U। यहाँ पे है Cl, क्लोरीन 2 है और इसका होता है कितना द्रव्यमान? 35.5, गुणा लगाएंगे तो 71U। तो ऐसे ही आपको देखना है। फिर इसके बाद CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? देखिए 1 परमाणु है, तो 1 × 12 इसका होता है एटॉमिक मास, ठीक। तो ये हो गया। और देखिए अलग हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो प्लस लगाएंगे, इसका है 2 और इसका होता है एटॉमिक मास 16, जोड़ देंगे 44U। इसके बाद देखिए CH4, यहाँ पे कार्बन का 1 है और इसका होता है वेट 12, प्लस देंगे, हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 4 है और इसका होता है 1 परमाणु भार, ठीक है, इसको जोड़ देंगे 12 और 4 16U। फिर यहाँ पे देखिए C2, कितने हैं कार्बन? 2 परमाणु है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 12 दूनी 24, प्लस देंगे हाइड्रोजन 6 है यहाँ पे और हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, तो 24 और 6 30U। इसी तरीके से C2H4, यहाँ पे कार्बन 1 है, देखिए यहाँ पे कार्बन 2 है, ठीक है, और कार्बन का होता है 12, 12 दूनी 24, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन ये 4 है, ठीक है, 24 और 4 28U। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, समझ में आ गया।
इसका सेकंड पार्ट में देखिए क्या करना है कि निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यहाँ पे ZnO जिंक ऑक्साइड है, Na2 K2CO3 और सबके यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान भी दिए गए हैं। बिल्कुल आसान है, जैसा हमने इसको हल किया ठीक वैसे ही इसको भी हल करना है। Zn का कितना है यहाँ पे? Zn का है 65। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। 65 और 16 जोड़ देंगे, बस हो गया। देखिए इसको ऐसे हल करेंगे, ठीक है। 65 और 16 हमने जोड़ दिया, 81 U। इसके बाद देखिए दूसरा है Na2O। यहाँ पे सोडियम कितने हैं? 2 है, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक। तो सोडियम का कितना होता है? देखिए एटॉमिक मास यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान है इसका 23, तो 23 हो गया। इनटू में 23 दूनी 46, प्लस यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का कितने परमाणु है? 1 है, इसका कितना होता है? 16, ठीक। तो दोनों को जोड़ देंगे 62 U या AMU। इसके बाद है तीसरा, यहाँ पे पोटेशियम कितना है? 2, और इसका कितना है? परमाणु द्रव्यमान इसका है पोटेशियम का 39, प्लस कार्बन का होता है 12, प्लस फिर लगाएंगे यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 3 है तो 16 इंटू 3, 78, 12 सोड़ती 48, जोड़ देंगे 138 U, ठीक है। तो ऐसे आपको अगले पृष्ठ का जो प्रश्न पहला है, यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। 1 मोल देखिए कितना है? 1 मोल है 12 ग्राम के बराबर। तो 1 मोल में परमाणु होते हैं 6.202 × 10⁻23। ये आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मोल का परमाणु इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो 1 मोल तो 12 ग्राम के बराबर है, इसका मतलब ये जो है ये 12 ग्राम के बराबर हो जाएगा। हमें 1 परमाणु याद करना है इसका वेट, तो 1 परमाणु बराबर 12 इंटू ये बट्टे में हो जाएगा 6.0, ठीक है, 02 × 10⁻23, 6 दूनी 12, 2 हो गया, ठीक है। 2 इंटू और ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ऐसे होगा 2 × 10⁻23 ग्राम। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका देखिए, किसमें अधिक परमाणु होंगे? 100 ग्राम सोडियम में अथवा 100 ग्राम लोहा में, और इनके परमाणु द्रव्यमान भी दिए गए हैं। तो आइए निकालते हैं। तो ग्राम परमाणु का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। 100 ग्राम सोडियम में द्रव्यमान कितना है? 100 है। परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है? देखिए इसका दिया गया है यहाँ पे है 23, यही तो है इसका सोडियम का 23, 100 बटे 23 सॉल्व किया हमने, 4.347 ग्राम आ गया परमाणु। इसके बाद हम लोहा का निकालेंगे। 100 ग्राम लोहा दिया गया है, तो द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान 100 बटे 56, इसका यहाँ पे 56 U है वेट। तो इसका सॉल्व किया हमने, 1.78 ग्राम आ गया। तो आप बताइए कौन सा ज़्यादा है? यही तो ज़्यादा हो गया सोडियम का, अतः सोडियम का अधिक होगा। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। तो समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।